नमस्कार। कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और इंजीनियर बनने का अगर टारगेट देखें तो लोग सबसे पहले देखते हैं आईआईटी को। आईआईटी अगर एक बार आपने कर लिया तो सब यही सोचते हैं कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, करोड़ों का पैकेज आपका रहेगा। लेकिन मैं 4-5 ऐसे लोगों को जानता हूं जो उन बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर वापस अपने घर वापस आए, सीकर वापस आए और उन्होंने मैट्रिक्स संस्थान की स्थापना की। आज हमारे साथ में है विष्णु पारिक मैट्रिक्स की तरफ से, और हम ये जानना चाहते हैं इतने बड़े पैकेज उनके पास में थे, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते थे, वो वापिस आकर एक कोचिंग खोल लेते हैं। जबकि अक्सर कहा तो ये जाता है कि जिनको नौकरी नहीं मिलती वो इस प्रकार का काम करते हैं। क्या सोच रही होगी इसके पीछे? नमस्कार राजपाल जी। पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी स्वस्थ रहे। आपका प्रश्न बहुत ही बुनियादी प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है, और अच्छा लगा मुझे कि आपने सीधे सीधे एक ऐसा सवाल पूछा जो सामान्यतः जिस पर ध्यान लोगों का जाता नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैट्रिक्स एक विचार के रूप में है, और विचार का जन्म वेदना से होता है। पीड़ा से विचार पैदा होता है। विचार की जो भूमि होती है, उसको जो उर्वरा खाद जमीन है, वो पीड़ा होती है। अब आप सोचेंगे साहब, इसको जो प्रारंभ करने वाले लोग थे उनकी पीड़ा क्या थी? मैट्रिक्स 2014 में बना, और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, इसके वर्तमान के जो प्रबंधन के बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे बड़े सक्षम लोग हैं जिन्होंने स्थापना करी। मैं एक एक से आपकी बात आपको रेफरेंस देना चाहूँगा। श्री अनिल गोरा इसके संस्थापकों में से एक हैं, और आप खड़गपुर आईआईटी से बीटेक पास आउट हैं, अपने ज़माने के टॉपर्स में से रहे हैं। दूसरे व्यक्ति की तरफ चलते हैं, श्री नरेंद्र कोक हैं। श्री नरेंद्र कोक आईआईटी खड़गपुर से पास आउट बीटेक हैं, और अपने ज़माने में जिस समय बोर्ड का बहुत महत्व चला करता था उस समय बोर्ड के टॉपर्स रहे हैं। तीसरे व्यक्ति हैं श्री राजेंद्र बुर्डक हैं। श्री राजेंद्र बुर्डक जो हैं वो साउथ की एक बहुत बड़ी कॉलेज से पास आउट हैं, बीटेक हैं, और आप ये देखेंगे कि बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। ये तीनों चेहरे बेहद सामान्य परिवार से हैं। चौथे व्यक्ति हैं श्री कपिल सिंह ढाका। श्री कपिल सिंह ढाका को आप देखेंगे कि खड़गपुर आईआईटी के टॉपर हैं। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा प्रबंधन संस्थान है आईआईएम अहमदाबाद, जहाँ पर लोगों का सपना होता है वहाँ एमबीए करना। ये वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वहाँ के टॉपर हैं। आईआईटी में भी इनकी जनरल रैंक जो थी वो बहुत बड़ी जनरल रैंक थी इनकी। उसके बाद में मैनेजमेंट के और एक बड़े अहम सदस्य हैं श्री अनुपम अग्रवाल। अनुपम अग्रवाल जो हैं वो कानपुर आईआईटी से पास आउट हैं, बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, उसके बाद में वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो लोग इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम, अच्छा, ये सारे के सारे लोगों ने अपनी आईआईटी करने के बाद लगभग एक बड़ा समय अपना जो जीवन का था वो उन्होंने कॉरपोरेट्स में काम किया। 5 साल, 10 साल, 7 साल, 6 साल तक लगभग इन्होंने काम किया, कॉरपोरेट्स में काम किया। उसके बाद में चूंकि इनको पता था कि हमें एक शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए अनुभव चाहिए, तो वो अनुभव लेने के लिए सबसे पहले इन्होंने टीचिंग फील्ड में भी देश की नामी गिरामी जितनी भी बड़ी जो कोचिंग संस्थान थे उनमें अध्ययन के रूप में काम किया। उसके बाद में 2014 में मैट्रिक्स की स्थापना करी। अब हमारे यहाँ सामान्य, आपने एक प्रश्न कहा कि लोग कहते हैं कि कई बार कोई काम बहुत अच्छे से सेटअप नहीं होता तो चलो यार कोचिंग कर लेते हैं। ऐसा सब एक दृष्टिकोण लोगों का, एक सामाजिक, सब जगह तो ये चीज लागू नहीं होती है, लेकिन एक कहा जाता है, आम धारणा ये बनती है। ये लोग वो थे जो पहले से करोड़ों के पैकेजेस ले रहे थे। आप कल्पना करो कि जब पहले से करोड़ का पैकेज ले रहे हो, आप अलग अलग देशों में यात्राएं कर रहे हो, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स के साथ में काम कर रहे हो, एंड यू आर इन वेरी कंफर्ट जोन, एंड स्टिल यू हैव स्टार्टेड इट एज अ स्टार्टअप इन द कोचिंग इंडस्ट्री। तो ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग चीज थी कि यार ये क्या हो रहा है। उसका कारण था वही पहले वाली बात, पीड़ा वेदना। ये जितने लोगों को मैंने नाम लिया, ये सामान्य ऐसे घरों से आते हैं राजपाल जी, जहां इनके घर में घर वाले जो थे, इनको ABCD नहीं पता थी कि इनको गाइड कैसे किया जाए, इनको चलना कैसे, आगे बढ़ना कैसे। और जिस दौर में 2004 के आसपास की बातें हैं, जिस दौर में इन्होंने आईआईटीज वगैरह की, इनको पता ही नहीं था कि आईआईटीज क्या होती हैं। स्कूल में पढ़ते समय आइडिया ही नहीं था। बाद में किसी ने बताया कि एक इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, तो पता चला कि इंजीनियरिंग की तो सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट जो वो आईआईटी होती है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी करने यहाँ से कोटा गए। अब ज्यादातर पेरेंट्स तो कोटा अपने बच्चों को भेज नहीं पाते क्योंकि आर्थिक संसाधन नहीं होते, और कुछ भेज पाते हैं तो उनकी ये चिंता होती है कि वहां जाकर के बेटा किस लाइन में चला जाए, क्या कर ले। इनको ये लगा कि यार जो जो पीड़ाएं हमने अपने जीवन में भोगी हैं सही हैं शेखावाटी में। जब आदमी सक्षम हो जाता है तो एक ट्रस्टीशिप की अवधारणा कहती है उसको लौटाना होता है। इन्होंने कहा हम शेखावाटी में क्यों ना एक ऐसा संस्थान बनाएं
जहां पर वो सिस्टम जिसके लिए बच्चे कोटा, दिल्ली, बेंगलोर जाते हैं, वो सिस्टम उनको यहां दें, ताकि वो अपने घर में रहकर, अपने घर वालों के पास में रहकर, अपने सीमित संसाधनों में रहकर के भी वो सफलताएं पा सके जो बाकी के संस्थान देते हैं। और 2014 में इस चीज ने जेई डिवीजन की स्थापना करी, मैट्रिक्स जेई में काम करने वाला संस्थान बना। और 2014 से लेकर के मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, ये हमारी स्थापना का लगभग 9वां वर्ष है। 2014 में हमने शुरुआत की थी और अभी 2023 चल रहा है। इसके बीच में हमने 2-3 साल कोविड की विभीषिका को भी झेला है, लेकिन वर्तमान में आपको कह सकता हूं कि शेखावाटी में शिक्षा जगत में काम करने वाले सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी वजह से शेखावाटी की नई पहचान शिक्षा नगरी की बनी है। लेकिन उस पहचान को बेहद मजबूती के साथ में और मजबूत करने वाला आपका मैट्रिक संस्थान इस भांति से 2014 में जन्म लेता है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने निजी जीवन में जो पीड़ाएं झेली, जो तकलीफें झेली, वो यहाँ के बच्चों को ना हो। इसलिए ये जो मैट्रिक्स बना है, ये सर इसलिए नहीं बनाया कि भाई रोजगार नहीं था, इसलिए नहीं बनाया कि नौकरी नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया कि हमें केवल और केवल एक बिजनेस कर लेना है, इसलिए नहीं बना कि केवल एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लेना है। ये इसलिए बना है क्योंकि अपने निजी जीवन में तो चलो आर्थिक समृद्धि आए, लेकिन जो हमारी धरती है, उसके जो बच्चे हैं, उनको पीड़ा ना हो। अदरवाइज करोड़ों का पैकेज छोड़ करके कोचिंग इंडस्ट्री में आना और उसमें भी कोचिंग चले ना चले, ये इतना बड़ा रिस्क लेना। आपको क्या लगता है जब ये लौट करके आए, चाहे आप अनिल गोरा जी की बात करें, चाहे आप नरेंद्र जी की बात करें, चाहे आप राजेंद्र जी की बात करें, चाहे आप अनुपम जी या कपिल जी की बात करें, आपको क्या लगता है सबके घर वालों ने उनको पूछा कि ये क्या है, ये क्या पागलपन है, जब सारा सब कुछ सेटल है फिर ये काम करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इनका दृढ़ संकल्प था कि हमें ये करना ही है। और एक बहुत बड़ी जोखिम थी। देखो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है फिर शुरू करते हो, दैट्स ए डिफरेंट पॉइंट। लेकिन जब आपके पास सब कुछ होता है फिर आप करते हो, दैट्स ए डिफरेंट पॉइंट। तो ये एक बड़ा अंतर है जो मैट्रिक्स को औरों से बिल्कुल अलग बनाता है। नहीं, मैट्रिक्स आपने कहा कि औरों से अलग बनाता है, कि ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि जो टीम है इनकी वो काफ़ी स्ट्रोंग है। आईआईटी से अगर पास आउट है और इतना एक्सपीरियंस वो लेकर आए मल्टीनेशनल कंपनीज का। लेकिन सीकर में देखें तो कोचिंग्स तो और पहले से चल रही हैं जी, ठीक है जी। वो जेई की तैयारी भी करवाती है, नीट की तैयारी भी करवाते हैं जी। मैट्रिक्स अलग से क्या देगा उनको? ये अच्छा प्रश्न आपका। मैट्रिक्स अलग से क्या देगा? देखिए, हमारे एक कहावत चलती है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होती है वैसी प्रजा होती है। इसका तात्पर्य क्या था? इसको आप राजा और प्रजा से, तो लोकतंत्र है। इसका तात्पर्य वो था कि किसी भी सिस्टम में जो व्यक्ति ऊपर बैठा है, उसका जो विजन, दृष्टिकोण, काम करने का तरीका, और जो नीचे तक काम करने वाले लोग हैं उनके काम करने का तरीका, ये लगभग आपको अलाइंड मिलेगा कि जैसा ऊपर से निर्देश, आदेश या विजन रहा, वैसा सा ही उसका एग्जीक्यूशन नीचे तक आएगा। इसलिए कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। मैट्रिक्स वालों से अलग क्यों है? ये जो जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, ये सिर्फ मैंने आपको टॉप मैनेजमेंट के लोगों के नाम लिए, बाकी तो आईआईटी की हमारे पास मतलब पूरी फौज है। इतनी बड़ी हमारी जो फैकल्टीज हैं उनमें लगभग लोग आईआईटीएंस हैं। फर्क इस बात का है औरों में और इसमें कोचिंग में, क्योंकि इन लोगों ने पहली बात तो ये कि जिस चीज को ये पढ़ा रहे हैं उसका शीर्ष उन्होंने खुद छुआ है। आज यदि मैं किसी से कहूं कि तुम आईआईटी कर लो, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि आईआईटी होती कैसे, वहां जाया कैसे जाता है, वहां जाने के बाद बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आती है, तैयारी में क्या प्रॉब्लम आती है। मैनेजमेंट में आप सोचो, जो आदमी आईआईएम टॉपर है, अब आप उसके प्रबंधन को, उसके मैनेजमेंट की स्किल्स को, मैं अभी मेरे पास एक पुस्तिका मुझे हाथ लगी उस जमाने की जब उन्होंने वहां से पास आउट हुए थे। मैंने उस पुस्तिका में देखा कि आईआईएम में मिलने वाली लगभग सारी स्कॉलरशिप कपिल जी के नाम है। आज कोई व्यक्ति मैथ्स की बात करता है तो मतलब अनिल गोरा जी के नाम से ही उसको लगता है कि मेरी मैथ्स तो हो जाएगी। राजेंद्र जी बुर्डक के नाम से उसको लगता है कि यार मेरा मोटिवेशन, मेरी मैथ्स की प्रॉब्लम निपट जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री है, उसके नाम से देखोगे तो आप अनिल जी और अनुपम जी का नाम ऐसा है कि बच्चों को लगता है सब। उसका कारण क्या है कि उन्होंने उन विषयों को खुद पढ़ा है, समझा है, और उन्होंने स्वयं एक विद्यार्थी के नाते भी और फिर काम करने के बाद में फिर अब कोचिंग के संचालक के नाते भी वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उस नैया को पार कैसे करना है। यदि भगवान राम तो बहुत सक्षम व्यक्ति थे ना, उनको क्या लगता था, उनको नाव नहीं चलानी आती थी, वो आगे जाने के लिए नाव में बैठ करके खुद भी तो चप्पू चला सकते थे, फिर भी उन्होंने केवट का सहारा लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं हो सकता हूं जगत नियंता हूं, लेकिन नाव खेने का जो तरीका केवट के पास में है वो तरीका मेरे पास नहीं हो सकता। हर चीज का एक्सपर्ट होता है। प्रधानमंत्री आज सक्षम व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अपनी ड्राइविंग खुद कर लेगा क्या? कर सकता है, बट उतनी एक्सपर्टीज के साथ नहीं कर सकता। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस संस्थान को ड्रिवन करने वाले लोग हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं, उससे वहां का सिस्टम डेवलप होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोविड आया, कोविड से पहले
आप भी आप अपने आप को निजी जीवन को देख करके चलिए, शिक्षा के जगत में काम करने वाले लोग, पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी चीजें होती हैं क्या, जबकि हमने 2018 में सब कुछ ऑनलाइन कर लिया था, क्योंकि सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, सबको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से पता है। तो आज की स्थिति ये थी 2018 में भी कि हमारा बच्चा किसी दिन क्लास में नहीं आ पाया, बीमार हो गया, घर पे शादी है, तो दूसरे दिन आकर के मैट लैब में बैठ जाए, जो क्लास में था वो चीज उसको वहां आकर के मैट लैब में मिलेगी। और एक चीज, हम कई बार यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं 1.5 घंटे का, बच्चे को पढ़ना केवल 10 मिनट का टॉपिक, वो बफरिंग करता रहता है, उसको ढूंढता रहता कहां है। पूरी सिलेबस को छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के टुकड़ों में डिवाइड कर लिया गया, और एक एक टुकड़े का इंडिविजुअल आपका टॉपिक मैटलैब में बहुत बड़ी अच्छी शानदार एचडी क्वालिटी में आपको उपलब्ध होगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज का। तो ये काम 2018 में हो गया था, कोविड आने के बाद दिक्कत ही नहीं आई। कोविड आने के बाद में बच्चे घर बैठे कि नहीं बैठे, और इसका डिफरेंस मैं आपको ये बताता हूं। आज यदि हम आईआईटी के रिजल्ट्स की बात करें, तो आईआईटी में जितने सिलेक्शन मैट्रिक्स के अकेले के हैं, पूरी शेखावटी के बाकी सबके मिलाकर के नहीं है। अभिमान नहीं है हमें इस बात का, हमें इस बात का गर्व है कि हमने जो जीवन में खुद ने देखा, जो एक्सपीरियंसेस लिए, उनको एक सिस्टम में ढाला, एक तरीके में ढाला, और स्टूडेंट्स को उस तरीके से उनको पिरो करके सौंपा कि आज बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये पूरी शेखावटी के लिए गर्व की बात है। आज देश की कोई भी आईआईटी चले जाओ, वहां मैट्रिक्स के बच्चों का एक ग्रुप मिल जाएगा आपको अलग से, अरे ये मैट्रिक्स वाले, शेखावटी वाले नहीं है, मैट्रिक्स वाले हैं। लगभग 600 सिलेक्शन पिछली बार जो थे अपने, वो आईआईटी में एनआईटीज में थे। आप कल्पना करो सर, 600 सिलेक्शन एक संस्थान से होना कितनी मैं एक टोकना चाहूंगा आपको बीच में जी, कि अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि मैट्रिक्स के एडवर्टीजमेंट जी, उनमें बता रहे थे कि मैट्रिक्स ने जेई मेन का जो लास्ट अटेम्प्ट जनवरी में हुआ है जी, उसमें ऑल इंडिया टॉपर दिया है। बिल्कुल, मयंक नाम, मयंक सोनी नाम, मयंक सोनी जी, उस बच्चे का नाम। तो ये कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ स्कूल्स में भी होता है, कोचिंग्स में भी होता है कि आपका टारगेट होता है कि हम टॉपर बना दें, बस टारगेट करते हैं लोग, एक बैच बना लिया, 10 बच्चों को अलग से कर लिया और एक टॉपर बना दिया। अब उस टॉपर की फोटो लगा के बाकी एडमिशन्स लेने का काम हो गया। जी, तो ये एक डाउट तो मन में रहेगा। इस प्रश्न का जवाब आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पर इसका प्रश्न का जवाब मिलेगा। आपने कहा भाई टॉपर बना दें, हर संस्थान चाहेगा कि उसका बच्चा टॉप करे, टॉप करे, अच्छी बात, टॉप करे, अच्छी बात है। अब मैं आपको टॉपर की भी कहानी एक बताता हूं आपको। जो जेई मैन का ये अटेम्प्ट था, जेई मैन क्या कई पारियों में लगता है, कई शिफ्ट में लगता है, 12, 13, 14 अलग अलग पारियां होती हैं, और हर पारी में जो बच्चा टॉपर होता है उसको ऑल इंडिया टॉप माना जाता है, परसेंटाइल के बेसिस पर होता है। हमारा जो बच्चा टॉपर है, उस बच्चे के 295 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300, और ये 100 परसेंटाइल है, और हमारे बच्चे उसी पारी में थे 295। एक और बच्चा जो है जिसका भी 100 परसेंटाइल है, वो भी शेखावटी क्षेत्र से है, लेकिन हमारे उस बच्चे में लगभग 15-20 नंबर का अंतर है, उसके इतने नंबर कम है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं, वो दूसरी पारी में था। अब आप आइए कि केवल टॉपर दे दिया, इस बच्चे के थे 100 परसेंटाइल, उससे नीचे हुआ 99.99 परसेंटाइल, कहां से है, मैट्रिक्स से। 99.98 परसेंटाइल, 99.97 परसेंटाइल, 99.95 परसेंटाइल, 99.95 परसेंटाइल, कहां से है, मैट्रिक्स से है। और यदि मैं 99.94 से नीचे की लिस्ट में जाऊंगा तो मतलब आप यूं भर लो, आप बाहां भर लो, मतलब इस कदर से है। तो केवल टॉपर नहीं है, 100 परसेंटाइल, उसके नीचे 99.99, 99.98, 7, 5, 4, 3, 2, 1, लगभग एक लंबी लिस्ट। नहीं, ये इस प्रकार का रिजल्ट जब निकलता है जी, तो उसका कोई प्रोसेस तो बिल्कुल होगी। तो इतना अच्छा रिजल्ट जब निकलता हो, उसकी तो प्रोसेस, ऐसा मैट्रिक्स क्या करता है कि इसमें एक क्या करता है, देखो ज्यादातर लोगों की एक भूल होती है, वो ये कहते हैं कि कोचिंग वाले इंटेलिजेंट बच्चों को छांट लेते हैं और उनका अलग से बैच बना देते हैं और बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं। मैं इसको, आप ये सिक्के का एक पहलू है, आप इस सिक्के को थोड़ा सा घुमा दीजिए, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से आपको बताता हूं। हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे के हर बार टेस्ट होते हैं, हर 15 दिन से, हर एक संडे 2 संडे छोड़ करके टेस्ट होते हैं, उन हर टेस्ट की परफॉर्मेंस को हम देखते हैं और हर प्रोसेस परफॉर्मेंस के आधार पर देखते हैं कि ये बच्चा लगभग ऐसा सा परफॉर्म कर रहा है, उसको एक ग्रुप में डाला, ये बच्चा लगभग ऐसा सा परफॉर्म कर रहा है, उसको दूसरे ग्रुप में डाला, मतलब बैच की शफलिंग भी हो जाती है। अब इसको आलोचना करने वाले लोग तो ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों को छांट लिया। मैं इसका दूसरा पहलू बताता हूं, वो पहलू यह है कि जो बच्चा जिस फैकल्टी के पढ़ाए हुए, जिस तरीके से, जिस स्पीड से समझ पा रहा है, एक से मेंटल लेवल का है, उसको एक में रखते हैं, और जो बच्चा उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, उस बच्चे को भी उनके साथ में रखना उसके साथ अन्याय है।
जिस बच्चे के उस लेवल से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, वो नहीं समझ पा रहा है, उसको हम दूसरे बैच में डाल करके फैकल्टीज को फिर ये बोलते हैं कि अब इनको ही इस तरीके से समझाओ कि इनके परसेंटेज ये आए। तो वहां पर जो नॉर्मली सामान्य बच्चा होता है, वो बच्चा भी वहां से कैसे ग्रूम करें। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि राजपाल जी को 2 रोटी में पेट भर जाता है, विष्णु को 6 चाहिए, आपने लाकर के 3 रख दी, दोनों संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको 2 ही चाहिए थी, 3 आ गई, 1 एक्स्ट्रा बच गई, मुझे 6 चाहिए थी, 3 आ गई, 3 कम पड़ गई। बिल्कुल। हर बच्चा समान नहीं होता, हर बच्चा अपने आप में एक यूनिट है, इसलिए हम हर बच्चे की क्षमता के अनुसार उसकी यूनिट बना करके उसको अलग से रखते हैं, और फिर फैकल्टीज को वैसा सही सिलेबस, वैसा सही टारगेट, वैसा सही स्टडी मटेरियल का मैटर और वैसा सही उसकी आपकी स्टडी टेक्निक्स बताते हैं, ताकि वहां के बच्चे भी निकल करके बाहर आ सकें। ये चीज है जो बिल्कुल औरों से हमें अलग बनाती है। मेरी एक शिकायत मैट्रिक्स नहीं, पूरी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसी से है, तो मैं आपके माध्यम से मैट्रिक्स तक जरूर पहुंचाना चाहूँगा। बताइए। कि आज का जो टाइम है जी, हमने कोटा में काफ़ी देखा है कि स्ट्रेस बच्चों के ऊपर इतना बढ़ गया है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसका सीधा सा रीजन है स्ट्रेस। और मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चा इंटेलिजेंट है, उसके पास में दिमाग है, लेकिन उसके पास में कोई छोटी सी चीज़ उसके समझ में नहीं आ रही है। जैसे हो सकता है कि बच्चे का पढ़ने का तरीका ठीक नहीं हो, उसको मेथड चेंज करने की जरूरत हो, लेकिन उसके पास में ना तो प्रॉपर गाइडेंस है जी, और उस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है, जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उसके ऊपर आता है। जी। ये शिकायत मेरी इस एजुकेशन इंडस्ट्री से है, सिर्फ आपसे नहीं है। नहीं, हम इस शिकायत को स्वीकार करते हैं, मैं इसका उत्तर दूंगा आपको, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर ये समस्या इस प्रकार से अगर बढ़ती रही, जैसे कोटा में जिस प्रकार से, हालांकि मैं भी मानता हूँ कि सीकर को अगर अपन देखें शेखावाटी, तो वहाँ के मुकाबले यहाँ का जो एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा है जी, लेकिन फिर भी अगर अपन फ्यूचर को देखें तो इस प्रकार की समस्याएं तो आ सकती हैं। इसका जवाब राजपाल जी ऐसा है कि आप किसी से पूछें कि सीकर में प्री फाउंडेशन स्टार्ट करने वाला संस्थान कौन सा है, तो उसका नाम निकल के आएगा मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने प्री फाउंडेशन स्टार्ट करा, और प्री फाउंडेशन स्टार्ट करते ही हमारी इस बात को लेकर के आलोचना हुई कि साहब ये बच्चे को 6ठी क्लास से ये तो पढ़ाने लग गए। ये तो बिल्कुल, मुझे भी आपने बताया तो मुझे भी देख के ऐसे लगा कि आप तो बच्चे के ऊपर इतना आप तो स्ट्रेस डाल रहे हो, आप तो बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके और हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई है कि पूत का पग पालने और भूखा पग पैसारे। क्यों बनाई? इसलिए कि पालने में झूलते हुए बच्चे को देख करके वो बताते थे कि ये किस तरफ जाएगा। पैर में पहली, अपने ससुराल में पहला कदम रखने वाली बहू जब चल करके आती थी तो अनुभवी महिलाएं बता देती थी कि ये परिवार में निभेगी कि नहीं निभेगी। वैसे ही यदि आपके पास सक्षम फैकल्टी टीम है तो वो 6ठी क्लास से लेकर बच्चा जब तक 10वीं में पहुंचता है तब तक वो आराम से तय कर लेते हैं कि ये बच्चा किस चीज के लिए बना है। ये पेरेंट्स तय नहीं कर पाते, ये बच्चा तय नहीं कर पाता। बच्चा तो होता है कि आज क्रिकेट देख रहा है, क्रिकेटर बनना चाहेगा, कल अच्छा सा गाना सीख लिया, बोले मैं म्यूजिशियन बन जाऊं, कल तीसरा काम देख लिया वो बन जाऊं। हम क्या करते हैं, हमने प्री फाउंडेशन लॉन्च करा, और मैं आपको बता दूं शुरू में आलोचना कहीं ना कहीं उसकी हुई, केवल और केवल बिना किसी समझ के कारण, लेकिन आज लगभग शेखावाटी के प्रतिष्ठित संस्थान प्री फाउंडेशन भी चलाते हैं, और उसकी सफलता जो है वो हमारे परिणाम के रूप में कैसे आई वो भी बताता हूं। हमने ये करा कि बच्चे को 6ठी क्लास से ही उसका जो रेगुलर सिलेबस होता है उसके साथ साथ में एक प्री फाउंडेशन करा। प्री फाउंडेशन वो होता है कि जो बच्चा जब 10वीं कर लेगा उसके बाद में उसके सामने आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो साइंस में आए, चाहे वो आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में आए, कॉमर्स हम चलाते नहीं है, इन दोनों में आने वाले, हमने क्या कर लिया, वो जो बच्चा 10वीं के बाद में केवल अगले 2 साल में तैयारी करता है, हमने उस कोर्स को 6-7 साल में बांट दिया, टुकड़ों में कर दिया। थोड़ा सा पोर्शन 6ठी में दिया, थोड़ा 7वीं में दिया, थोड़ा 8वीं में दिया। अब बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ करके आता है, तो जिस भार को उसको एक साथ 2 साल में उठाना था, हमने उसको 8 साल में, 6 साल में, 5 साल में डिवाइड कर दिया। और वहां से वो बच्चे की धीरे धीरे चीजें समझ में आई, और हमें 10वीं आते आते समझ में आ गया, फिल्टरिंग हो गई कि ये बच्चा एक्चुअल में मैथ्स के लायक है कि नहीं है, एक्चुअल में ये बायो के लायक है कि नहीं है, ह्यूमैनिटीज में किस ओर जाने के लायक, एनडी में जाने के लायक है क्या, कॉम्पिटिशन्स में। उसकी छटनी हो गई। 10वीं तक आते आते बच्चे को और हमारे सबके मस्तिष्क में क्लैरिटी है, और उसके बाद में बच्चा जब 11th के बाद में अपने रियल स्ट्रगल की ओर बढ़ता है, चाहे वो नीट में जाए, चाहे जेई में जाए, चाहे अन्य कॉम्पिटिशन में जाए, तब तक वो देखता है कि इसका जो बेस था वो तो सारा का सारा मेरा पहले क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को आने में। इसलिए बच्चे ना स्ट्रेस में आते हैं, और मजे की बात, न सिर्फ उनका आईआईटी में सिलेक्शन होता है, न सिर्फ उनके बोर्ड में शानदार मार्क्स आते हैं, बल्कि सीकर का इतिहास में बता दूं कि जितने तरह के स्पेशल ओलंपियाड्स होते थे, पहले बच्चे भाग तक नहीं लेते थे। एनटीएससी, एसटीएससी ओलंपियाड्स, मैट्रिक्स के बच्चों ने सारे ओलंपियाड्स में भर भर के
इस बार का अब तो चलो सरकार एनटीएससी तो बंद कर चुकी है, एसटीएससी के टॉपर्स देखो आप, एनटीएससी के टॉपर्स में आप देखोगे तो मैट्रिक्स के बच्चे हैं, ओलंपियाड के टॉपर्स में देखोगे बच्चे, कई कई तो ऐसे ओलंपियाड से जिसमें पूरे भारत भर से 5-7 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनमें मैट्रिक्स के बच्चे हैं। उसका कारण क्या है? ये प्री फाउंडेशन, ये स्ट्रेस को कम करने का तरीका है सर। इससे स्ट्रेस बढ़ता नहीं है। एक साथ मुझे 20 किलो वजन उठाना पड़े और वही वजन में 1-1 किलो उठाना शुरू कर दूं तो आसान हो जाएगा। ये कारण है, उसकी वजह से बच्चों के रिजल्ट भी सुधरे हैं और स्ट्रेस भी कम है। बिल्कुल अच्छी बात है, इससे बच्चे के लिए भी डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा आसान हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाता है। बच्चे को लगे कि नहीं मेरे लिए मैथमेटिक्स नहीं बना है, ना ही मेरे लिए बायो बना है, तो वो बाकी दूसरी चीजें कर सकता है, आर्ट्स में जा सकता है, वो उनकी तरफ ना भागे। मैं एक चीज और इसमें ऐड कर दूं बच्चों के स्ट्रेस के लिए। सर आपको बता दूं, आप कभी हमारे संस्थान विजिट करिएगा, आप बाकी लोगों को भी उनको चाहे आप देखने के लिए भेजें, हमारे पास एक बड़ी काउंसलर्स की टीम है। उस टीम का काम केवल बच्चों की काउंसलिंग करना है। बच्चे के प्रॉब्लम आए, फिर वो बच्चा हमसे प्रॉब्लम पूछने आए, हम इतना वेट नहीं करते हैं। हम अपनी मर्जी से ही हर क्लास में से लगातार बच्चों को छांट करके कंटिन्यूअस उनकी काउंसलिंग करवाते रहते हैं, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, बच्चा बोल नहीं पा रहा, क्लास में पूरे में नहीं बोल पा रहा, एकांत में बैठ करके एक रूम में अपनी बात बोल दे, और वो सक्षम काउंसलर्स की टीम समय समय पर होने वाले उनके मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, उनके साथ होने वाला कम्युनिकेशन, ये बच्चे को स्ट्रेस से भी बचाता है और उसको आने वाले संघर्ष के लिए तैयार भी करता है। अब ये सब चीजें इसलिए है, इसका पूरा श्रेय हमारी पूरी टीम को है, चाहे उसके संस्थापकों से लेकर के वर्तमान में वहां काम करने वाली फैकल्टीज या जो भी एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स का स्टाफ है। सब लोगों को एक ही चीज लगती है कि यार ईश्वर ने हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी भूमिका दे दी है, किसी का भविष्य निर्माण करना। इस भविष्य निर्माण को ईमानदारी से कर पाए, ये ईश्वर हमें सामर्थ्य दे। हमसे भी गलतियां होती हैं, हमारे सिस्टम में भी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि संपूर्ण तो केवल भगवान कृष्ण थे, 16 कलाएं थी, भगवान राम में भी 14 ही थी। इसलिए हमारा ये कोई दावा नहीं कि वी आर द परफेक्ट, बट वी आर ऑलवेज ट्राई टू बी द परफेक्ट। तो इसलिए आप ये मान के चलिए, हमारा प्रयास, हमारी पूरी टीम का प्रयास यही है कि जो एक ग्लैमर शेखावाटी का शिक्षा में है वो शानदार जाए, और उसका कारण यही है, इसकी स्थापना एक पीड़ा से हुई थी, एक वेदना से थी। ये वेदना हर दिन हमारे अंदर विगलित होती है, हर दिन हमारी पीड़ा हमें सालती है कि क्यों ना शेखावाटी टॉप पर चली जाए, क्यों ना शेखावाटी में ऐसे संस्थान बने। और उसके कारण फिर हमने जेई के बाद में 2018 में स्कूल की स्थापना करी, और पिछले सत्र में हमने नीट की स्थापना करी। नीट का हमारा पहला रिजल्ट आने वाला है, और स्कूल के बारे में पूरा शेखावटी जानता है कि किस भांति बोर्ड के या एनटीएससी एसटीएससी के रिजल्ट्स थे हमारे, वो थे। और आज हमारे आंगन में इतने सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेह लद्दाख तक के बच्चे यदि आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, केवल और केवल एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक सिस्टम, और उस सिस्टम को बहुत गंभीरता के साथ फॉलो करने वाली टीम। परिणाम आपके साथ। बिल्कुल, ये हमारे लिए मैट्रिक्स की बात नहीं, पूरे शेखावाटी के लिए प्राउड की बात है कि पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और जिस प्रकार के स्टेप्स मैट्रिक्स ने उठाए, मैं तो चाहता हूँ कि बाकी के भी जो संस्थान हैं वो भी इस प्रकार के स्टेप्स उठाएं। साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैट्रिक्स भी लगातार अपने प्रयास करते रहे और नई नई चीज़ों के ऊपर काम करे, ताकि और अच्छी चीज़ें एजुकेशन में हो सके, और जो जिस प्रकार से स्ट्रेस रिलीज हो रहा बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाए। और अगर शेखावाटी इस प्रकार से बढ़ेगा तो हमारे लिए भी ये गौरव की बात रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।